हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिव्या एंड आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का टॉपिक सेल साइकिल। ये टॉपिक फुल ऑन एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक डायग्राम समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेल साइकिल। आप एक बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप ये तो जानते होंगे कि एक छोटा सा सेल जाइगोट डिवाइड कर करके एक पूरा ह्यूमन बॉडी बना लेता है। तो ये जो सारी प्रोसेस होती है वो थ्रू सेल डिवीजन होती है। सेल डिवीजन एक छोटे से बीज को डिवाइड करके एक पूरा पेड़ बना सकता है। तो ये जो पूरा सेल डिवीजन हुआ है, इसके पीछे एक छोटी सी प्रोसेस होती है जिसे हम सेल साइकिल बोलते हैं। तो हम सेल साइकिल देखते हैं। सेल साइकिल एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसके अंदर स्टेप वाइज जो सेल है वो डुप्लीकेट करता है अपने जीनोम को। मतलब जो सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है वो डुप्लीकेट होता है। सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल। मतलब सेल के अंदर जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। मतलब एक ग्रोथ होती है सेल के अंदर। इवेंचुअली द डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स is term cell cycle and finally हमारी दो डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाती हैं। तो ये तो हमने जाना कि सेल साइकिल होता क्या है। अब हम आगे बात करेंगे कि एक्चुअल में सेल साइकिल के अंदर होता क्या है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं और उनमें होता क्या है। तो आगे बात करते हैं। तो ये एक सर्कल है, आपको इन चीजों पे फोकस नहीं करना, आपको सिर्फ इस सर्कल पे फोकस करना है। ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है सेल साइकिल को। अब हम इस सर्कल को डिवाइड करेंगे। हम इस सर्कल को कलर के थ्रू डिवाइड करेंगे। अब आपको पता चल गया होगा ये टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ग्रीन पार्ट एंड ऑरेंज पार्ट। जो ऑरेंज पार्ट है वो इंटरफेज है और जो ग्रीन पार्ट है वो एम फेज है। ठीक है, तो हम इंटरफेस के बारे में जानेंगे। इंटरफेस जो है उसे हम प्रिपेयरिंग फेज बोलते हैं। मतलब जो सेल है वो प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए। इसके अंदर सिंथेसिस होती है, मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई और जो इसेंशियलिटी है सेल डिवीजन के लिए उन सब चीजों की सिंथेसाइजेस होती है। एंड जो एम फेज है उसके अंदर सेल डिवीजन होता है। अब आपको एक मजे की बात बताती हूँ। जैसे हमारा एक ह्यूमन सेल है, उसके अंदर की जो एक साइकिल होती है वो 24 आवर में कंप्लीट होती है। और जो 24 आवर्स हैं उस आवर में जो एक्चुअल सेल डिवीजन है वो 1 घंटे में होता है। और जो बाकी का जो 23 आवर है और जो 95% है वो इंटरफेस में ही सेल रहता है। मतलब आप ऐसे जान सकते हैं कि एक बच्चा पूरी साल तैयारी करता है सिर्फ 1 घंटे के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अब इस बात को याद रखना आप। धीरे धीरे ये पूरी सेल साइकिल इसी बात से रिलेटेड हो जाएगी कंप्लीट। तो अब हमारी जो सेल साइकिल है वो डिवाइड हो गई है 2 पार्ट्स में, एम फेज एंड इंटरफेस। अब हम इस इंटरफेस को डिवाइड करेंगे। अब हम इस इंटरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। ये है G1 फेज, ये है S फेज, ये है G2 फेज। G1 फेज को हम गैप 1 फेज बोलते हैं, S फेज को हम सिंथेसाइजिंग फेज बोलते हैं एंड G2 फेज को हम गैप 2 फेज बोलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम G1 फेज के बारे में। ठीक है, G1 फेज के अंदर क्या होता है? G1 फेज के अंदर जो सेल साइकिल है, जो सेल है G1 फेज के अंदर, सेल जब एंटर करती है तो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। जब सेल G1 फेज के अंदर होती है तो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, वो ग्रोथ फॉर्म करती है और इसलिए हम इसे ग्रोथ फेज बोलते हैं। जैसे आपको एक बात बताती हूँ, जैसे एक सेल है वो G1 फेज में खाती है, पीती है और मोटी होती है, मतलब वो ग्रोथ कर रही है। ठीक है, G1 फेज में क्या होती है सेल? G1 फेज में खाती है, पीती है और मोटी होती है सेल। ठीक है, अब जैसे सेल ने खा लिया, पी लिया, तो अब वो जो सेल है वो
एस फेज में आती है। ठीक है, G1 फेज से सेल एस फेज में आती है। अब जब एस फेज में सेल आ गई तो उसे काम करना पड़ेगा। एस फेज में वो क्या करेगी? एस फेज में उसे डीएनए सिंथेसाइज करना पड़ेगा, रिप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अब जो हमारा डीएनए है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, अब जो सेल है वो उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल हो जाएगा, डीएनए डबल हो जाएगा, मतलब रिप्लिकेशन हो जाएगा उसमें। और इसमें जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो डुप्लीकेशन हो जाता है सेंट्रियोल्स का, और हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस। अब ये दोनों क्या होते हैं इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी आपको फोकस करना होगा कि G1 फेज में सेल खाती है पीती है, एंड वो एस फेज में अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल कर लेती है। अब हम आगे आते हैं G2 फेज के अंदर। G2 फेज के अंदर फिर से वही खाती है पीती है मोटी होती है। तो बस आपको यही लाइन याद करनी है कि G1 और G2 फेज में से वो खाती है और पीती है, और एस फेज में उसे काम करना होता है। क्या करना होता है? डीएनए को सिंथेसाइज करना होता है, डीएनए को डबल करना होता है। अब हमारा G2 फेज जो है वो खत्म होने वाला है। G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होती है और वो ग्रोथ करती है। ठीक है, अब G2 फेज हमारा खत्म होने वाला है। ठीक है, G2 फेज खत्म होने के बाद M फेज स्टार्ट होता है। हमारी सेल साइकिल में एक और स्टेज होती है जिसे हम G0 स्टेज बोलते हैं। ये स्टेज अदर स्टेजेस से डिफरेंट होती है। मतलब हम इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक सेल है वो एंटर की G1 में। ठीक है, अब वो G1 में एंटर की, उसने खाया पिया, वो मोटी हो गई, उसने ग्रोथ की। अब इसके बाद वो क्या करेगी? एस फेज में एंटर करना चाहिए उसे, पर एस फेज में उसे काम करना पड़ेगा, इसलिए वो रिवर्स मूव करती है। मतलब वो उल्टा मूव करती है और एस फेज में नहीं जाती। अब वो उल्टा मूव करके वो G0 फेज में एंटर कर जाती है। अब G0 फेज में क्या होता है? इसे हम रेस्टिंग स्टेज भी बोलते हैं। मतलब हमारी सेल जो है वो रेस्ट पे चली जाती है, वो एक लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए रेस्ट में चली जाती है, इसलिए हम इसे इनएक्टिव स्टेज भी बोलते हैं। मतलब हमारी जो सेल होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होती है पर वो प्रोलिफरेट नहीं करती। जैसे हम बता सकते हैं आपको कि जैसे हमारी बॉडी पे चोट लग जाती है तो हमारे सेल्स हट जाते हैं। तो जब ये जो हमारी सेल्स होती हैं जो कि G0 स्टेज में होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं और तब वो डिवाइड करती हैं। ह्यूमन सेल के अंदर एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बाद ग्रोथ रुक जाती है, पर ये जो G0 स्टेज वाली सेल हैं ये हर पार्ट पर होती हैं, और जब चोट लगती है या कोई इंजरी होती है तो ये एक्टिवेट होकर उस घाव को भरती हैं। तो ये इनका काम ये होता है। ठीक है, ये इसको हम क्यूसेंट फेज भी बोलते हैं। ये मेटाबॉलिकली एक्टिवेट होती हैं एंड दे डू नॉट प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड टू डू सो। ये हमने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो G0 फेज में सिर्फ यही होता है कि ये सिर्फ इमरजेंसी में एक्टिवेट होती हैं एंड इनका और कोई यूज नहीं होता। ये इनएक्टिवेट स्टेज पे, रेस्टिंग स्टेज पे चली जाती है। हमारी एनसीईआरटी में एक कॉन्सेप्ट है जिससे काफी क्वेश्चन आते हैं, तो हम उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो इसे फोकसली समझना। जैसे एक सेल है ह्यूमन सेल जो कि डिप्लॉयड होती है। ठीक है, अब ये जो ह्यूमन सेल है वो G1 फेज में एंटर की। ठीक है, जब वो G1 फेज में एंटर करती है तो हम दो चीजों पे फोकस करते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड अमाउंट ऑफ डीएनए। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसे हम डिनोट करते हैं N से, एंड जो अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स अमाउंट ऑफ डीएनए है उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से। ठीक है, तो हमारी जो G1 है उसके अंदर जो हमारे क्रोमोसोम्स के नंबर हैं वो 2n होंगे, क्योंकि हमारी सेल डिप्लॉयड है तो क्रोमोसोम्स नंबर 2n होंगे, एंड जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो भी 2c होगा, क्योंकि हमारी जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो 2n है, तो जो हमारा अमाउंट ऑफ डीएनए है वो 2c होगा। अब हम आगे बात करते हैं। इससे पहले आपको एक चीज समझनी होगी, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिप्लॉयड हैं तो वो डबल होते हैं, पेयर में होते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम है तो इसके साथ ये पेयर क्रोमोसोम है। ठीक है, जैसे ये दूसरा क्रोमोसोम है तो ये पेयर क्रोमोसोम है। एंड अब जब हमारी जो साइकिल है
वो आगे बढ़ेगी और एस फेज में आएगी। तो एस फेज में हमारे क्रोमोसोम्स का जो अमाउंट है, जो डीएनए है, वो डबल होगा। ठीक है, डीएनए डबल हो जाएगा। डीएनए बढ़ेगा नहीं कि डीएनए बढ़ गया, डीएनए सिर्फ डबल होगा। ठीक है, डीएनए डबल होने का मतलब जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये डबल होकर इस तरीके से मोटे हो जाएंगे। कहने का मतलब डबल हो जाएंगे। यहाँ पे 2 सीक्वेंस आ जाएंगे, यहाँ पे 2 सीक्वेंस, बस आपको ये समझना है। तो यहाँ पे 2n है और 2c है। अब यहाँ पे क्रोमोसोम्स नंबर नहीं बढ़े, क्रोमोसोम्स नंबर उतने ही हैं। 2, एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, बस अमाउंट बढ़ा है। तो ये 2n और 4c हो गए। बस आपको ये समझना है कि अमाउंट बढ़ा है, क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़े। तो इस तरीके से यहाँ पर जो एस फेज है उसमें 2n तो हमारे क्रोमोसोम नंबर हैं और जो 4c है वो अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ गया है। ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ गया। अब इसके बाद जब ये जो सेल साइकिल है वो G2 में जाएगी तो अमाउंट वही रहेगा 2n एंड 4c। ठीक है, अब उसके आगे ये सेल डिवीजन में एंटर कर जाएगी। जब वो एंटर करेगी तो 2 सेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, 2 सेल फॉर्म होंगे तो उसमें क्रोमोसोम नंबर तो 2n और 2n ही रहेंगे, बस जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो क्रोमोसोम्स नंबर हैं वो 2n है हमारे पेरेंट सेल के, तो जब हमारी डॉटर सेल्स फॉर्म हुई तो उनके हाफ होने चाहिए, nn होने चाहिए, या ये 2n क्यों हुए? तो ये है माइटोसिस एंड मियोसिस का खेल, जो कि हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि माइटोसिस का आने वाला है। उसे आप देखना, जिसमें हम एम फेज के बारे में बात करेंगे, एम फेज के बारे में बात करेंगे। अब आपको मैं एक छोटा सा हिंट दे रही हूँ एम फेज का, कि एम फेज जो होता है उसके अंदर 2 स्टेज होते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। मतलब हमारी सेल पूरी रेडी हो चुकी है G2 में। ठीक है, G2 में खाई पी हर तरीके से डबल हुई और रेडी हो गई। ठीक है, मतलब एक बच्चा एग्जाम हॉल में बैठ गया पेन पेपर लेके, अब डिवीजन होना है, अब एग्जाम होना है, तो उसके लिए हम सेकंड लेक्चर में उसमें बात करेंगे। ठीक है, और अभी ये लेक्चर फिनिश होता है। I hope you understand my lecture. I hope you like this video. And आगे वाले लेक्चर में हम माइटोसिस के बारे में बात करेंगे, तो आप उसको भी देखना, उससे आपको पूरा एम फेज समझ में आ जाएगा।